बात करते हैं यूपी की पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में, जो कि बहुत बड़ी संख्या में निकली हुई है। तो देखिए, एक आपको हम आ गए हैं यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर अब देखिए, ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखिए तो यहाँ पे आपको दिखा जाएगा। ये लेटेस्ट में चल रहा है, हालांकि मैंने डाउनलोड कर रखा है नोटिफिकेशन। मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल वाइज। ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका 23 दिसंबर को रिलीज हुआ है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है uppv.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आएगी और स्टेप बाय स्टेप जैसे ही नेक्स्ट प्रोसेस होगी तो सारा वेबसाइट पे डिटेल मिल जाएगा। अब बात करते हैं पुलिस वैकेंसी में आरक्षण वाइज यानी कि कैटेगरी वाइज कितने पद हैं। तो जैसे कि अपने यूआर अनरिजर्व्ड में अनारक्षित पद हैं 24,102। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए पद हैं 6,024 एवं ओबीसी पिछड़ा अदर मतलब ओबीसी बोल सकते हैं आपको, अन्य पिछड़ा वर्ग 16,246। एससी कैंडिडेट अनुसूचित जाति के लिए है 12,650 पोस्ट है और एसटी कैंडिडेट अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 है। टोटल कुल मिला के आपका होता है 60,244 पद रहेंगे। आरक्षित पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुलिस एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। इसमें मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक आपका कि आपको मेल ही फॉर्म भर सकते हैं या फीमेल ही फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे महिला अभ्यर्थी भी पात्र होंगे और पुरुष भी पात्र होंगे। तो ये कोई ऐसा जेंडर वाइज कोई इश्यू नहीं है। अब बात करते हैं डेट्स के बारे में। तो डेट्स के लिए हम नीचे चलते हैं। देखिए, आवेदन की जो समय सारणी है, इसमें आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि है 27/12 यानी कि कल से स्टार्ट हो गया है। अभी लिंक भी एक्टिवेट हो गया। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 16 जनवरी 2024 और आप शुल्क जमा कर सकते हैं यानी कि फी पेमेंट की लास्ट डेट है 18 जनवरी 2024। आवेदन शुल्क के तौर पर आपको जो फीस लग रही है वो 400 रुपये देना है। वो सभी कैटेगरी के लिए सेम फीस है, चाहे आप SC, ST, OBC, EWS या यूआर कोई भी हो। हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी कि अर्हताएँ। इसमें राष्ट्रीयता भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो और जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आए हो, यानी कि इसके बाद जो आए हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब ये है एजुकेशन एलिजिबिलिटी के बात करें तो यहाँ पर भारत में किसी भी रजिस्टर्ड बोर्ड से 10वीं एवं 12वीं की कक्षाएं उत्तीर्ण एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या उसके समकक्ष होना आवश्यक है। अब इसमें बात करते हैं कि अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र ना होंगे। यानी कि अगर आपकी 10th या 12th आप या तो कर रहे हैं या करने वाले हैं, ये लोग उसमें पात्र नहीं होंगे। ये देखो, इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन है कि जो अपीयर्ड हैं या अपीयरिंग हैं इनको पात्र नहीं समझा जाएगा। अब नीचे आते हैं तो बात करते हैं अन्य, जैसे आयु की बात करते हैं। ये आयु एज लिमिट आपका एक इसमें मेन पॉइंट होता है कि जैसे कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं ये 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली होगी। यानी कि इस डेट को 18 से कम एज नहीं होनी चाहिए और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, यानी कि 22 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, मतलब यानी कि सेम ही है लगभग, आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। यानी कि महिलाओं को 3 वर्ष का अलग से टाइम दिया गया है। अभी एक सरकार का एक नोटिफिकेशन आया था, ये यूपी ऑफिशियल जो CM ऑफिशियल है उस पर ट्वीट भी करके बताया गया है कि सभी कैंडिडेट को मैक्सिमम यानी कि अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। यानी कि जो 22 वर्ष है तो ये आपकी 22 वर्ष से इसमें प्लस के 3 और ऐड करते हैं, यानी कि ये आपका
टोटल 25 ईयर हो जाएगा। और जो जैसे फीमेल का है तो 25 ईयर है तो ये 28 ईयर यानी कि 28 साल एज लिमिट हो जाएगी। और कैटेगरी का प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि जो जैसे SC ST कैटेगरी है तो जो ये मेल कैंडिडेट हैं इनको 30 साल की एज वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो सरकारी सेवा आयोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो, नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। वैवाहिक स्थिति को भी कंसिडर किया गया है। इसमें ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, यानी कि उसने एक शादी करके दूसरी पत्नी से शादी कर ली हो, ऐसे लोगों को पात्र नहीं माना जाएगा। और यही महिला के लिए है, महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, देखिए विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। तो अगर बहु विवाह या दूसरा विवाह है तो उसको पात्र नहीं माना जाएगा। और शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करें तो किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद के लिए तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वो मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और किसी भी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे वह अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्व पालन कर सके। भर्ती की प्रक्रिया में क्या है कि पहले लिखित परीक्षा होगी, ये कि ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी। देखिए ये आपका नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है, ऑफलाइन लिखित परीक्षा की जाएगी। हालांकि ये अगर चाहें तो बोर्ड बदल भी सकता है, लेकिन जो दिया है वही माना जाएगा। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और लिखित परीक्षा 300 नंबरों की होगी जिसका टाइम 2 घंटे का होगा। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि, मेंटल इंटेलिजेंस एंड IQ लेवल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, GK, GS, ये सारे होंगे। कुल 150 प्रश्न होंगे और ये प्रत्येक प्रश्न 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और पुलिस कांस्टेबल नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों के लिए निगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। देखिए ये यहाँ पे लिखा है कि निगेटिव मार्किंग भी 0.5 की होगी, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर आपको आधा नंबर काट लिया जाएगा। OMR से होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिन में एक ही पाली अथवा एक से अधिक पालियों में काफ़ी दिनों तक चलेगी। तो इसके लिए एक नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है, जो कि पेपर के नॉर्मल मतलब क्वेश्चनों के ऊपर डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चन आए हैं, इजी या टफ। अब नीचे बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते समय आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया और आपका DOB सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। ये सारे सर्टिफिकेट जो आप उसमें मेंशन करते हैं फॉर्म में, ये होने चाहिए। अब बात करते हैं इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, मतलब PST होता है, शारीरिक मानक परीक्षण। इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम मानसिक मानक निम्नवत है, जैसे कि सामान्य एवं OBC और अनुसूचित जाति यानी कि SC वालों के मेल कैंडिडेट के लिए कम से कम हाइट 168 सेंटीमीटर 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और नीचे दिया गया है ST कैंडिडेट के मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट यानी कि सीना की बात करें तो सामान्य UR और OBC और SC कैंडिडेट के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। अनुसूचित जनजाति ST कैंडिडेट के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने और कम से कम 82, यानी कि आपको देखिए यहाँ पे एक टिप्पणी नोट में लिखा है, देखिए कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है, चाहे कितना भी आपका सीना हो।
ये फुलाव अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई होनी चाहिए कम से कम 152 सेंटीमीटर, ये भी सामान्य, और ओबीसी एससी महिलाओं के लिए और एसटी महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इनका वेट लिया गया, इनका चेस्ट नहीं। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन इनका होना चाहिए। अब पेट की बात करते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षण। इसमें जो समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए जाते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टेस्ट के बाद जो फिजिकल होगा आपका, उसमें इस प्रकार की दक्षता परीक्षण में होने के लिए, योग्य होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर यानी कि 4 किलोमीटर और 800 मीटर की दौड़ 25 मिनट में कंप्लीट करनी है। इसमें हालांकि यह है कि टाइम लिमिट के अंदर क्रॉस करनी है, और जो जल्दी क्लियर करता है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिलेंगे। और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक है। वे अभ्यर्थी जो बेहद समय में दौड़ पूरी नहीं करते भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। देखिए, अगर आपके दौड़ क्लियर नहीं होता है तो आप बाहर हो सकते हैं। ये परीक्षण विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा की जाएगी, यानी कि जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा, पुलिस अधीक्षक, जिला सदस्य मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक के नाम निर्देश, मतलब ये कमेटी बोर्ड में ये लोग सब होंगे। चयन तथा अंतिम योग्यता सूची। शारीरिक दक्षता में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार, यानी कि ये सीधा कहा गया कि फिर बाद में एक मेरिट बनेगी जो आपके रिटर्न के बेस पे और इसके बेस पे होगी। और अगर कम से कम 2 अभ्यर्थियों के समान नंबर पाए जाते हैं तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, जिसकी एज अलग है, एज ज़्यादा है तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान किया जाएगा। आरक्षण में आयु सीमा में छूट। हालांकि आयु सीमा में छूट के लिए अलग से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है बोर्ड की तरफ से। और बात करते हैं आरक्षण के लिए, तो अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष का है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप ये है कि आपका या तो जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, जिला समाज कल्याण अधिकारी कि इनमें से किसी के द्वारा भी इशू किया होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए भी 5 वर्ष की छूट दी गई है आयु में, और ओबीसी के लिए भी 5 वर्ष के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई छूट नहीं दी गई है। और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इनको आयु में कोई छूट नहीं दी गई है। और भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन में आते हैं, इनको 3 वर्ष की छूट दी गई है। ये होम गार्ड्स हैं, केवल पुरुष लिखा है, यहाँ पे केवल पुरुष नहीं है, यहाँ पर फीमेल भी हैं। यहाँ पर फीमेल को भी है। इन्होंने यूपी पुलिस बोर्ड ने अपना वो एक कोरिजेंडम इश्यू किया है वेबसाइट पे, आप चेक कर सकते हैं चाहे तो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि यहाँ पे ये गलती, ये टाइपिंग एरर है, उन्होंने इसका कोरिजेंडम भी इश्यू किया है। तो बाकी ये सब इसके इंस्ट्रक्शन हैं कि अगर आप छूट चाहते हैं तो क्या करना होगा, कैसे करना होगा। अब एक विकल्प है ये ऑनलाइन शुल्क का भुगतान। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, कैसे फॉर्म भरना है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट uppv.gov.in पे जाना है और ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है और उसको अच्छे से पढ़ने के बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आगे की प्रक्रियाओं को प्रोसेस करना है। इसके बाद अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क भुगतान ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई, मतलब किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है फॉर्म भरने में तो बोर्ड की तरफ से एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। इस नंबर पर अंतिम तिथि से पहले आप कॉल करके कोई भी हेल्प ले सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन शुल्क में आप क्या कर सकते हैं कि
डेटा सबमिट करने के बाद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई द्वारा उपयोग करके आवेदन का शुल्क कर सकते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा शुल्क लगती है तो कैंडिडेट को ही देनी होगी, यहाँ पे उन्होंने लिखा है। ऑनलाइन शुल्क के सबमिट होने के बाद अगर आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है तभी आपका फॉर्म आगे कंसिडर किया जाएगा, नहीं तो शुल्क जमा होने के बाद भी आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जा सकता है। और अपना अब इसमें लिखा है अभ्यर्थी आवश्यकता होने पर शुल्क जमा करने के उपरांत आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व विवरण केवल एक बार संशोधित कर सकता है, परंतु वह अपने मोबाइल नंबर, ईमेल और आधार नंबर में कोई संशोधन, ये आपके प्राइमरी हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद उसमें किसी भी परिवर्तन, संशोधन हेतु कोई अनुरोध बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी बात है कि सारा डिटेल चेक करके फिल करें, जल्दीबाजी ना करें। और इसमें एक नया पॉइंट और जोड़ दिया गया कि जो आपका शैक्षिक एलिजिबिलिटी है या एकेडमिक डॉक्यूमेंट हैं और कैटेगरी वाले हैं तो इनको आप डिजी लॉकर से ही अपलोड करना है, क्योंकि वहाँ पर वेरीफाइड ऑलरेडी होते हैं कोई भी। और ये फ़ोटो एवं साइन है तो आपको अपनी कलर फ़ोटो न्यूनतम 20 KB तथा मैक्सिमम 50 KB, 20 से 50 KB के बीच में, और हस्ताक्षर को, साइन को 5 KB से 20 KB के बीच में रखना है। ये साइज लिमिट दी गई है। बस इनका ध्यान रखना चाहिए कि ये आपकी जो रंगीन फ़ोटो का आकार 35 mm यानी कि 1.4 इंच इंटू 45 mm 1.75 इंच का होना चाहिए, जिसमें फ़ोटो के बाद लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो, यानी कि आपका फ़ोटो में 70% चेहरा हो। ऐसा नहीं कि आप कंधों से नीचे तक का फ़ोटो ले रहे हैं, इतना नहीं। कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए, जैसे चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए, और जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसमें 6 महीने के भीतर लिया गया हो, फोटो लेटेस्ट होने चाहिए, सफ़ेद या हल्के रंग की सादी बैकग्राउंड होना चाहिए, चेहरा ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखाई देता हो, मुख बंद, आंखें खुली हुई, चेहरे के दोनों किनारे, दोनों कान साफ दिखते नजर आने चाहिए, चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ देनी चाहिए, रंगीन ग्लास, यानी कि अगर आपका लेंस लगा है तो आंखें दिखनी चाहिए, फोटो में टोपी, मफलर आदि धारण नहीं किया होना चाहिए। अब नीचे आ गया है आपका, यहाँ पर सिलेबस आ जाता है, तो हम सिलेबस, एक वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो हम सिलेबस नेक्स्ट पार्ट में कंसिडर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।